गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी का संपूर्ण नीट बायोलॉजी सीरीज में, जिसमें हम आपको बायो का हर एक चैप्टर संपूर्ण तरीके से समझा रहे हैं एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो मी, माई सेल्फ डॉक्टर कुशिका तनेजा। आज बच्चों हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर पे आ रहे हैं, तो स्कोरिंग चैप्टर को अपनी पॉकेट में रखने के लिए चलिए मेरे साथ स्टडी करते हैं आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पार्ट 1। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो अबाउट द संपूर्ण सीरीज, आवर मेन टारगेट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 340 प्लस मार्क्स गेन कर पाए। हम कंप्लीट एनसीईआरटी 11-12 की कवर करेंगे आपके साथ, प्लस एक्स्ट्रा भी आपको नॉलेज देंगे इन पीडीएफ ऑल्सो। और बच्चों, जो भी हम आपको समझाएंगे एनसीईआरटी समझाते टाइम, वो उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी आफ्टर द चैप्टर कंप्लीशन। तो बच्चों, दिस इज द सीरीज बाय डॉक्टर्स एंड फॉर डॉक्टर्स। तो बच्चों, जैसे कि ये जो स्केड्यूल था सीरीज का, उसमें हम इतने चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आपके साथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर डिस्कस हुआ था। आज बच्चों हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सब टॉपिक्स गिवन है एनसीईआरटी में। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो बच्चों, माइक्रोब्स के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आज हम फायदे डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से इन माइक्रोब्स का उपयोग करके हमने काफी ज्यादा तरक्की करी है। सो जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स है विद इंट्रोडक्शन, वो हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग टॉपिक स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए, तो बच्चों, संपूर्ण नीट बायोलॉजी सीरीज का फायदा यह है कि यहां पे संपूर्ण तरीके से आपको हर एक चैप्टर कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ PYQs की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। यू कैन गो एंड सॉल्व ऑल द PYQs। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो भी पीडीएफ में हम आपको लिख के समझाएंगे या ऑलरेडी जो टाइप मटेरियल, इंपॉर्टेंट टाइप मटेरियल एक्स्ट्रा आपके लिए रखेंगे, उसकी पीडीएफ लेक्चर खत्म होने के बाद आपको दे दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट आवर इनविजिबल फ्रेंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बच्चों, माइक्रोब्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये एक हम अगर देखें तो हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो नेकेड आईज के लिए इट इज अ इनविजिबल फ्रेंड। वी कैन ओनली सी माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, माइक्रोब्स जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट भी होते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे अभी करंट सिनेरियो में कोरोना वायरस, ये कोविड जो आजकल डिसीज है, वो बहुत ही ज्यादा पैंडेमिक का रूप ले चुकी है। तो बच्चों, इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो हैं बच्चों, वो हमारे फ्रेंड की तरह काम करते हैं। दे आर वेरी मच हेल्पफुल टू अस। तो आज बच्चों हम वो फ्रेंड वाले माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स का पॉजिटिव साइड डिस्कस करने वाले हैं। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे इनविजिबल फ्रेंड की जर्नी। Beside macroscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth. अर्थ के ऊपर बच्चों प्लांट और एनिमल के अलावा माइक्रोब्स भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। Then, do you remember which kingdom among the living organism contain microorganism? तो जनरली स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा के अंदर माइक्रोब्स को रखा जाता है। किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लाइक बैक्टीरिया। इसके साथ साथ बच्चों, जो किंगडम मोनेरा के अलावा माइक्रोब्स जो है स्टूडेंट्स, वो अलग अलग
अदर किंगडम्स में भी शो होते हैं, जैसे प्लांटे किंगडम में हम देखें तो अलगी, ठीक है। साथ ही साथ माइक्रोब्स जो है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, ठीक है। तो इवन फंजाई, किंगडम फंजाई और माइकोटा, ये इन सब में भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और कुछ माइक्रोब्स को तो आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी गई है। इनके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो बच्चों ये कैटेगरी है जिनमें जो कि माइक्रोब्स, सो स्टूडेंट्स ये कैटेगरीज जो हैं ये माइक्रोब्स की हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट लाइन, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, इवन द किंगडम विच आर नॉट some microbes are not kept in any kingdom like virus, viroids and prions. So students हमने देखा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इवन अलगीज। देन ऑल्सो हमने ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स देखे जो कि किसी किंगडम में जिनको जगह नहीं दी गई है, वो भी माइक्रोब्स हैं, जैसे वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। सो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। माइक्रोब्स जो है स्टूडेंट्स वो हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, अपनी बॉडी के अंदर और कुछ अदर एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने छोटे हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर भी हैं, सॉइल में भी हैं, वाटर में भी हैं, एयर में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं, प्लांट्स में भी हैं। लेकिन सभी माइक्रोब्स नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम कुछ फायदेमंद भी होते हैं, इवन बहुत सारे फायदेमंद भी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमारी बॉडी सस्केप्टेबल हो जाएगी फॉर डिसीज। ये बच्चों ऐसी जगहों पे भी मिलते हैं जहां पे और कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बात करी जा रही है मोनेरा किंगडम में आए जाने वाले आर्केबैक्टीरिया की। किंगडम मोनेरा में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में आर्केबैक्टीरिया के बारे में। आर्केबैक्टीरिया की सेल वॉल स्टूडेंट्स से इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि ये कुछ कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं जहां पे कोई अदर जीव जंतु नहीं पाए जा सकते, जैसे मिथेनोजन्स, देन हैलोफिल्स, एंड थर्मोएसिडोफिल्स। मिथेनोजन्स जो है स्टूडेंट्स वो रूमेन ऑफ कैटल में मिलते हैं। हैलोफिल्स जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्टेड एरिया में मिलते हैं हमें, सिलाइन एरिया में, या फिर हम कह सकते हैं थर्मोएसिडोफिल्स जो है स्टूडेंट्स वो हमें एसिडिक कंडीशन में मिलते हैं या फिर हाई टेम्परेचर में। सो लो पीएच हाई टेम्परेचर कंडीशन में हमें थर्मोएसिडोफिल्स मिलते हैं। हम यहाँ पे नहीं रह सकते, जैसे पोलर आइस कैप्स हो गई, हॉट स्प्रिंग्स हो गई, यहाँ पे हम नहीं जी सकते, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से खुशी खुशी रहते हैं बिकॉज इनकी सेल वॉल ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनी है कि दे कैन रेजिस्ट सच हार्श कंडीशंस। तो बच्चों इन्हीं आर्केबैक्टीरिया के बारे में देखिए आप लाइन, दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक उन्हीं के बारे में बात करी गई है। Where no other life form could possibly exist, site such as deep inside the geysers, that is thermal vents की बात करी गई है, जहां पे हमें थर्मोएसिडोफिल्स मिलेंगे। Where the temperature may be as high as 100 डिग्री सेल्सियस, उबलते हुए पानी में, that is hot springs में, geysers में हमें थर्मल वेंट्स में थर्मोएसिडोफिल्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। Deep in the soil under the layer of snow several meters thick इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में भी हमें थर्मोएसिडोफिल्स मिलते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, माइक्रोब्स जो है स्टूडेंट्स वो प्रोटोजोआ में आते हैं, बैक्टीरिया, देन फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स
माइक्रोब्स डाइवर्स हैं, ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, अलग अलग किंगडम्स में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ जो है किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, मैंने आपको बताया था। बैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा में आते हैं। फंजाई जो कि इटसेल्फ अ किंगडम है, किंगडम माइकोटा। एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरस, जिन्हें किंगडम्स में जगह नहीं दी गई है। सो माइक्रोब्स जो है बच्चों डाइवर्स है। प्रोटोजोआ जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। बैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा में आता है। फंजाई इज इटसेल्फ अ किंगडम। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स को जगह नहीं दी गई है। प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो बच्चों वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में आपको अच्छे से डिफरेंस पता होगा। प्रोटीनेशियस कवरिंग विद अ न्यूक्लिक एसिड इज वायरस। अगर अकेला न्यूक्लिक एसिड होगा तो इट इज अ वायरॉइड्स, एंड अगर अकेला प्रोटीनेशियस कोट होगा तो इट इज अ प्रियॉन। सो some of the microbes are shown in the figure 10.1 and 10.2 हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजाई, वो अकेले होते हैं तो नहीं दिखते हैं हमें, लेकिन जब हम उन्हें कल्चर कर लेते हैं तो उनसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज कर सकते हैं। कल्चर मतलब एक न्यूट्रिटिव मीडियम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा ग्रो करना, तो वो विजिबल हो जाते हैं जिस कारण से, और हम उनकी प्रॉपर स्टडीज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट डायग्रामेटिक पेज डिस्कस करते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कौन सा शेप है, जल्दी बताइए। दिस इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? जल्दी आंसर मी इन कमेंट बॉक्स। बैसिलस। देन सर्कुलर शेप बैक्टीरिया के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? कोकाई। कोकस बैक्टीरिया है ये सब, ठीक है। अब ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया है, लेकिन इसके पास में फ्लैजिला है, तो हम कह सकते हैं यहां पे एनसीईआरटी ने हमें मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताने की कोशिश करी है। मतलब फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया चल सकता है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया हैविंग अ फ्लैजिला। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पे। ये बताइए किसका स्ट्रक्चर है? ये वही बैक्टीरियोफेज है जिसके बारे में वायरस है, जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन फैलाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज है ये, जो कि वायरस के अंडर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप प्रोटीनेशियस कोट है, सेंटर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। सो दिस इज हेड, दिस इज कॉलर, दिस इज टेल एंड दिस इज प्लेट, जिसके अंदर पिंस है नीचे की तरफ, और एक लेग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे प्रॉन्ग्स कहा जाता है। तो ये लेबलिंग आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी, जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस पार्ट पढ़ा होगा। साथ ही साथ बच्चों नेक्स्ट डायग्राम एडेनोवायरस का दे रखा है। ये जो एडेनोवायरस होते हैं, इसके ऊपर एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कॉज करता है, बिकॉज इसके नीचे यहां पे दे रखा है। तो एडेनोवायरस जो है बच्चों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। तो जो भी बातें जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं सब आपको बताती जा रही हूं, ठीक है। तो ये एडेनोवायरस है। अब ये रॉड शेप वायरस है। रॉड शेप वायरस आप देख सकते हैं, दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस, टीएमवी वायरस। तो रॉड शेप वायरसेस भी होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया भी होते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहा जाता है। रॉड शेप वायरस का एग्जांपल यहां पे टोबैको मोज़ैक वायरस गिवन है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला हमने बैक्टीरियोफेज, फिर एडिनोवायरस जो कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता है, रॉड शेप वायरस दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस डिस्कस करा। अब बच्चों यहां पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे कल्चर बताया गया है, जिस कल्चर के बारे में लास्ट पैराग्राफ पीछे में बात करी गई थी, पीछे के पेज के लास्ट पैराग्राफ में, कि बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए हम उन्हें न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं. सो दिस इज न्यूट्रिटिव मीडिया. न्यूट्रिटिव मीडियम लाइक अगार अगार, जिसमें हम बैक्टीरिया और फंगल कॉलोनी को ग्रो कर सकते हैं उनकी प्रॉपर स्टडी के लिए. तो ये बैक्टीरियल कल्चर है और ये फंगस का कल्चर है. तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं दीज आर द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया. कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, और यहां पे दिस इज द फंगल कॉलोनी. दिस इज फंगल कॉलोनी. ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे. चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स जो है वो बहुत सारी बीमारियां भी ह्यूमंस में फैलाते हैं. हाँ बच्चों, हमने पढ़ा है. दे ऑल्सो कॉजेज डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल. अगर आपने बहुत सारे माइक्रोब्स की बीमारियों के बारे में सुना होगा, बैक्टीरिया से बहुत बीमारी होती है, वायरस से बहुत बीमारी होती है, लेकिन इससे आपको यह नहीं समझ लेना है कि सारे ही माइक्रोब्स नुकसानदायक होते हैं. कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल भी होते हैं, जिसे आज के चैप्टर में जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं. सो माइक्रोब्स आर हेल्पफुल टू. Several microbes are useful to man in diverse way. Some of the most contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. और उनमें से कुछ माइक्रोब्स के फायदे के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है. चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स का यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. मतलब खाने की चीजों में माइक्रोब्स किस प्रकार उपयोगी है. माइक्रोब्स जो है स्टूडेंट्स, आप सोच के हैरान होंगे कि आप जो बड़े मजे से दही खाते हैं और दही को भी सब्जी में भी डालेंगे, उसका रायता भी डालेंगे, दही कबाब भी खाएंगे और बहुत सारी चीजों में, इवन अदर प्रोसेसेस की बेकिंग में भी दही का उपयोग होता है. ये दही माइक्रोब्स के कारण पॉसिबल है. सो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम? आपने अपनी मम्मा को देखा होगा किस प्रकार मम्मा आपकी दही जमाती है. सो स्टूडेंट्स, पहले मिल्क लिया जाता है. मिल्क को फिर हम वार्म करेंगे. मिल्क को हम वार्म करेंगे बच्चों. तो हमारे पास अब वार्म मिल्क है. इस वार्म मिल्क में बच्चों, हम मम्मा को आपने देखा होगा किस प्रकार मदर आपकी स्पून से इनोक्यूलम डालती है. इनोक्यूलम या स्टार्टर, जिसे हिंदी में खट्टा लगाना या जामुन भी बोलते हैं. तो इनोक्यूलम इसमें डाला जाएगा इस वार्म मिल्क में. फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स उसे हम वार्म ह्यूमिड प्लेस में स्टोर कर देंगे. वार्म प्लेस में इस जार को स्टोर करा जाएगा, इस कंटेनर को स्टोर किया जाएगा कुछ टाइम के लिए. और फिर आप देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट दही मिलती है. ठीक है, तो ऐसा कैसे हो पाता है बच्चों? इसके पीछे इस इनोक्यूलम स्टार्टर में ऑलरेडी डिवाइडिंग लैक्टोबैसिलस होता है. तो लैक्टोबैसिलस के कारण ऐसा हो पाता है कि मिल्क प्रोटीन कैसीन का कोएगुलेशन होता है. मिल्क प्रोटीन कैसीन का कोएगुलेशन होता है और वो दही में कन्वर्ट होती है बाय द कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो इसके लिए लैक्टोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल होता है. लैक्टोबैसिलस के भी ग्रुप को लैप कहा जाता है, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि लैक्टोबैसिलस स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड नाम का एसिड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दही जमाई जाती है. चलिए एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों. देखो,
We have used microbes or product derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कर्ड फ्रॉम मिल्क. Microorganisms such as lactobacillus, तो कर्ड बनाने के लिए हमें lactobacillus ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चाहिए. And other commonly called as lactic acid bacteria. तो lactobacillus and other bacteria के ग्रुप को हम lactic acid bacteria कहते हैं. उन्हें मिल्क में ग्रो किया जाता है जिससे वो कर्ड बना देते हैं. So they are grown in milk and converted into curd. इसके वक्त क्या होता है कि लैब जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिस कारण से प्रोटीन का कोएगुलेशन होता है एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. और ये मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट करता है. मिल्क प्रोटीन क्या है? कैसीन. उसको पार्शियली डाइजेस्ट किया जाएगा. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, थोड़ा सा कर्ड भी ऐड करा जाएगा इसमें. फ्रेश मिल्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनोक्यूलम या स्टार्टर के रूप में. तो जिस चीज को आपकी मदर जामुन लगाना या खट्टा लगाना कहती है उसे ही इनोक्यूलम या स्टार्टर कहा जाता है इंग्लिश में. आपकी मदर वार्म मिल्क के अंदर दही डालती है जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है विच एक्ट एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाइज, और फिर उसे वार्म प्लेस में रख दिया जाता है ढक के, जिस कारण से बैक्टीरिया को एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट मिले कि वो डिवाइड होता जाए और प्रोटीन को, दैट इज मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करके दही में कन्वर्ट कर पाए. Thus converting the milk to curd, which also improve its nutritional quality. देखो, दही सिर्फ स्वाद में ही अच्छी नहीं है, उससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ जाती है. दही से हमें विटामिन B12 मिलता है. विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल अमीन कहते हैं. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और साइनोकोबाल अमीन की कमी से बच्चों, विटामिन B12 की कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है. क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन. हमारे स्टमक में भी चेक रखता है. जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक में है जो कि डिसीज फैला सकते हैं उन पे भी चेक रखता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो इट ऑल्सो कीप्स अ चेक in our stomach. To lab plays a very beneficial role in checking the disease causing microbes. ठीक है, तो यहां तक हमने दही के बारे में बात करी और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करी. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम डो पे. द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली. चलो इसके बारे में भी समझाती हूं मैं आपको. देखो बच्चों, यीस्ट, यीस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंजाई होता है. ये जो यीस्ट है इसे हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं और इसे ही हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं. इसे हम बेकर्स यीस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. और इसे ब्रूअर्स यीस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है. दोनों ही प्रोसेस में बच्चों यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन की विधि अपनाता है. फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है? फर्मेंटेशन आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटता है. पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि यीस्ट के अंदर होती है, तो पायरुविक एसिड जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बबल्स हमें बेकिंग के टाइम में हेल्पफुल रहेंगे. तो CO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन बेकरी इंडस्ट्रीज
रिस्पॉन्सिबल फॉर पफीनेस। आपने केक खाया होगा, इडली खाई होगी, उसमें जो आपको होल्स दिखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। और वो होल्स क्यों आए? फर्मेंटेशन के कारण। किसने किया? यीस्ट ने। ठीक है, तो यीस्ट जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस शो करता है, फर्मेंटेशन के द्वारा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, जिसके कारण उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेकिंग इंडस्ट्रीज और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में। अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाइन, बियर, रम, विस्की, ये सब यीस्ट के कारण ही पॉसिबल है। साथ ही साथ बेकरी इंडस्ट्रीज में केक, कुकीज, इडली, डोसा और खमन, ये सब स्वादिष्ट चीजों का कारण माइक्रोब्स है। तो बच्चों इनका यूज आजकल बढ़ता जा रहा है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं काफी ज्यादा बच्चे लोग आजकल की जनरेशन काफी ज्यादा पसंद कर रही है। आप जो पिज्जा खाते हैं उसका जो बेस है वो भी माइक्रोब्स के कारण ही है। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आजकल काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं कि फर्मेंटेशन ये आज की ही टेक्निक है, बहुत पुराने टाइम से भी फर्मेंटेशन की टेक्निक यूज की जा रही थी। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स पे। सो बच्चों, जो डो है, जब यीस्ट हम डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने के कारण आटा फूल जाता है। आपने भी देखा होगा, मदर ने आटा गूंद के रखा, ठीक है, फर्मेंट करके, और उसके ऊपर एक गीला हैंकी डाला तो वो आटा फूल जाता है थोड़ी देर बाद। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली, also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough का जो puffed up appearance होता है, it is due to the production of carbon dioxide gas. Can you tell which metabolic pathway is taking result in formation of CO2? इस टेक्निक को fermentation कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? fermentation, जो मैंने अभी आपको दिखाया। Where do you think bacteria for these fermentation come from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. तो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बेकर्स यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सर्विसी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यीस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा बेकरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये बेकर्स यीस्ट है जो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होगा, जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा बेकरी फूड्स में पफीनेस लाएगा। केक्स, पेस्ट्री, पिज्जा बेस, इन सब में फर्मेंटेशन विधि के द्वारा यीस्ट अपना कार्य करेगा। यीस्ट जो है उसे स्टूडेंट्स, उसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग सो मेनी सर्विसेज टू अस। सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है, नहीं तो सर्विसेज की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी। A number of traditional drinks, तो बच्चों ब्रेड, पिज्जा बेसेस, केक्स, कुकीज के अलावा ट्रेडिशनल ड्रिंक्स में भी फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। फूड्स में भी आर ऑल्सो यूज बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। टोडी जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है केरला का, ये सदर्न इंडिया में यूज किया जाता है। यहाँ पे सैप को फर्मेंट किया जाता है। एक ब्लैक कलर की मटकी लटका दी जाती है और सैप धीरे धीरे फर्मेंट होके उसमें व्हाइट कलर का लिक्विड इकट्ठा होता जाता है। दैट इज फर्मेंटेड ड्रिंक टोडी फ्रॉम द पाल्म। तो पाल्म की सैप में से हमें टोडी मिलेगा। इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स आर यूज्ड इवन टू फर्मेंट फिश। फिश को फर्मेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को फर्मेंट करते हैं तो टोफू नाम का पनीर जैसा हमें फूड आइटम मिलता है। बैम्बू को फर्मेंट करके, शूट्स को फर्मेंट करके डिफरेंट हमारे इंडिया, भारत के ही बहुत सारी जगहों पे इसका अचार डाला जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स चीज पे। सो नेक्स्ट इज चीज। सुन के ही पानी आ गया होगा मुंह में, है ना। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसमें माइक्रोब्स का यूज करा गया वो क्या है। तो चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज जो है आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। बहुत सारे टाइप के चीज पाए जाते हैं। मोज़रेला चीज,
नॉर्मल हमारा वाइट, जो वाइट चीज होता है, आप देखिए उनके टेक्सचर, उनके अपीयरेंस में भी डिफरेंस होता है। स्विस चीज होता है, रॉकफोर्टी चीज होता है, कैमेम्बर्टी चीज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। तो बच्चों चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स की चीज को और आपको याद भी कराते हैं। देखो बच्चों, चीज जो है एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है स्विस चीज पे मेनली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ एक रॉकफोर्टी चीज का भी नाम दिया गया है। स्विस चीज जो है टॉम एंड जेरी वाला चीज है, टॉम एंड जेरी वाला चीज। याद होगा सबने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा कि टॉम एंड जेरी का चीज कैसा दिखता है, वो कुछ इस प्रकार दिखता है। मैंने आपके लिए फोटो रखा है यहाँ पे, देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। स्विस चीज, ये जो स्विस चीज है बच्चों, इसमें होल्स रहते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण प्रोड्यूस होते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है ये प्रोड्यूस होती है बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जेरी जो है वो होल्स में एंटर करके शर्मा के छुप जाएगा। तो स्विस चीज इज ऑब्टेन्ड बाय बैक्टीरिया। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह हमें बैक्टीरिया से मिलेगा। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, जेरी शर्मा के चीज में छुप गया, ठीक है। तो वो स्विस चीज है जो टॉम एंड जेरी में दिखता है हमें। दूसरा दे रखा है रॉकफोर्टी चीज, जो कि हमें एक फंजाई से ऑब्टेन होता है, दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्ट से हमें, जो कि एक फंजाई है, उससे हमें रॉकफोर्टी चीज मिलता है। पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी से हमें कैमेम्बर्टी चीज मिलता है। वही स्विस चीज, टॉम एंड जेरी वाला चीज, हमें बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से मिलता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, different varieties of cheese are known by characteristics, texture, flavor and taste. The specific coming from the microbes used. For example, large hole वाला जो cheese है, that is Swiss cheese. It is due to the production of large amount of carbon dioxide by a bacteria named Propionibacterium shermani. Important. The Roquefort cheese are ripened by growing specific fungi. ठीक है, रॉकफोर्ट चीज जो है वो हमें फंजाई से मिलता है, दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो बच्चों यहां पे हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खत्म होता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, डोसा, इडली, देन हमने चीज के बारे में पढ़ा, हमने दही कैसे जमती वो सीखा, और उनके साथ साथ उनके बैक्टीरिया के नाम या उनके पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम भी याद करें। तो उम्मीद है आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम मेरे साथ याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स किस प्रकार यूज होते हैं? तो इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स में हमें मेनली बच्चों पढ़ना है सबसे पहले यीस्ट के बारे में ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यीस्ट जो है अगर बेकरी में यूज होगा तो उसे बेकर्स यीस्ट कहा जाएगा, और अगर वही यीस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वही फर्मेंटेशन विधि के द्वारा अगर वो इंडस्ट्रीज में यूज होगा, वो भी अल्कोहल इंडस्ट्री में, तो उसे ब्रूअर्स यीस्ट कहा जाएगा। तो यहां पे बच्चों हम ब्रूअर्स यीस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवन इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। अब हम बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे यहां पे। They are the some examples of production on industrial scale. It require growing microbes in very large vessels called fermenter. तो बड़े बड़े vessels में उपयोगी चीजों को हम माइक्रोब्स के साथ प्रोड्यूस करते हैं, और उन बड़ी बड़ी वेसल्स को हम फर्मेंटर्स कहते हैं। तो देखिए आप एनसीईआरटी में किस प्रकार फर्मेंटर्स गिवन है। सो ये फर्मेंटर है बच्चों,
और ये फर्मेंटेशन प्लांट है। तो ये आप बड़े बड़े वेसल्स देख सकते हैं, ये वेसल्स फर्मेंटर के हैं। और अगर ये वाला डायग्राम पूछा जाए तो पूरा प्लांट है जिसे हम फर्मेंटेशन प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे बीवरेजेस और एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं बीवरेजेस के बारे में। अब बीवरेजेस कैसे बनेगी, तो चलिए एक बार एक फ्लो चार्ट समझाती हूं आपको, फिर एनसीईआरटी की थ्योरी पर आते हैं। देखो बच्चों, सीरियल्स, ग्रेप्स जैसे सब्सटेंस, इवन आलू भी ले सकते हैं, इसे फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन की टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता दी है तुम लोगों को। क्या होती है कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण पायरुविक एसिड जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस विधि को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन के द्वारा सीरियल्स, ग्रेप्स, पोटैटो जैसे सब्सटेंस जो है वो फर्मेंटेड ब्रॉथ में कन्वर्ट होंगे जिसके अंदर इथेनॉल है। सो स्टूडेंट्स, सब्सटेंस जैसे सीरियल, ग्रेप्स एक्सेट्रा, उन्हें हम फर्मेंटेशन करेंगे। कहां पर? फर्मेंटेटर में। जो कि एक सिलिंड्रिकल वेसल्स होते हैं। फर्मेंटेटर्स जो है वो फर्मेंटेशन प्लांट में पाए जाते हैं। जिस कारण से अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। तो अब इसकी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये पायरुविक एसिड जो है एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो इथेनॉल ऑब्टेन हो गया बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो कि यीस्ट के अंदर हुई, यीस्ट ने करी, ठीक है। तो हम एक फर्मेंटेड ब्रॉथ मिल जाता है जिसके अंदर इथेनॉल है। अब हम डिस्टिलेशन कर भी सकते हैं या फिर बिना डिस्टिलेशन के जो ड्रिंक्स जो है वो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करा जाता है, बिकॉज सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और फिर सेपरेट आउट किया जाता है। और एक प्रकार से यहां पे विदाउट डिस्टिलेशन इन्हें मार्केट में भेजा जाता है। तो विदाउट डिस्टिलेशन, तो विदाउट डिस्टिलेशन वाली आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, विदाउट डिस्टिलेशन वाली वाइन बियर है, ठीक है। वाइन बियर विदाउट डिस्टिलेशन वाली, बस इतना याद रख लो। फर्मेंटेशन के बाद में विदाउट डिस्टिलेशन वाली वाइन और बियर है। वाइन बियर के अलावा और जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, दैट इज रम, विस्की, वोडका, ये सब हम विद डिस्टिलेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो विद डिस्टिलेशन में विस्की, रम, ब्रांडी और भी डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो विद डिस्टिलेशन में आएगी। और विदाउट डिस्टिलेशन की आपको दो याद रखनी, दैट इज वाइन और बियर। तो एक याद रख लो विदाउट डिस्टिलेशन वाली, तो ऑटोमेटिकली विदाउट डिस्टिलेशन वाले क्वेश्चंस भी आपके नहीं गलत होंगे। तो चलिए अब एनसीईआरटी की थ्योरी समझते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों ये दे रखा है अल्कोहल कंटेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर सम एक्स्ट्रा नॉलेज। जो बियर होती है बच्चों वो लाइट ड्रिंक होती है, उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट सिर्फ 3 से 6% ही होता है। तो बच्चों अगर हम देखें तो विदाउट डिस्टिलेशन वाली जो है वो लाइट होती है, और विद डिस्टिलेशन वाली स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स होती है जिसमें अल्कोहल कंटेंट कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो बियर में अल्कोहल कंटेंट 3 to 6% होता है, वाइन के अंदर अल्कोहल कंटेंट 10 to 20% होता है, ब्रांडी के अंदर 60 to 70% और रम के अंदर 40%। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रांडी में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट है, जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं उसमें, और विदाउट डिस्टिलेशन वाली में अल्कोहल कंटेंट काफी कम है। तो ये सॉफ्ट जो है ड्रिंक्स में आएगी कि थोड़ा बहुत इनमें अल्कोहल कंटेंट कम है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स है, इनमें अल्कोहल कंटेंट काफी ज्यादा है। तो बच्चों अब एनसीईआरटी की थ्योरी डिस्कस करते हैं। बच्चों, microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages. इसीलिए यहां पे yeast को ब्रूअर्स yeast कहा जाता है, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। इस पर्पस के लिए वही yeast का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बेकर्स इंडस्ट्रीज में बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया गया था।
तो यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी used for bread making and commonly called brewer's yeast। लेकिन यहां पे काम अलग है तो नाम भी अलग है। अगर बेकरी में यूज किया जाता है तो बेकर्स यीस्ट कहा जाता है, और अगर अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है तो उसी यीस्ट को ब्रूअर्स यीस्ट कहा जाता है। is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। और मैंने आपको बता दिया कि फर्मेंटेशन से किस प्रकार से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। Do you recollect the metabolic reaction which results in production of ethanol by yeast? Yes, this reaction is called fermentation। Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained। तो अगर डिस्टिलेशन हो रहा है या नहीं उस हिसाब से अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमें अलग अलग प्रकार के ऑब्टेन्ड होते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में। वाइन बियर मैंने बोला था विदाउट डिस्टिलेशन वाली, याद रख लेना, वाइन बियर विदाउट डिस्टिलेशन वाली है, जबकि विस्की ब्रांडी रम विद डिस्टिलेशन वाली है। ठीक है, तो ऑलरेडी फ्लो चार्ट से मैं आपको समझा चुकी हूं। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एंटीबायोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबायोटिक। तो चलिए बच्चों एंटीबायोटिक डिस्कस करते हैं। पहली लाइन एनसीईआरटी की है कि इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th century is antibiotic। Antibiotic is the most significant discovery of 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society। Anti a Greek word that means against, जबकि bio का मतलब होता है life, तो against life एंटीबायोटिक शब्द का पूरा मतलब हो जाएगा अगेंस्ट लाइफ। किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज होने वाली दवाई का नाम है एंटीबायोटिक। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एंटीबायोटिक शब्द का मतलब एक मिसनॉमर है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या एंटीबायोटिक खाने से आप मर जाते हैं? नहीं, एंटीबायोटिक खाने से तो यार हमें नई एक जिंदगी मिलती है। अगर वही बीमारी अगर हमारे अंदर होती जाएगी तो हम मर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक तो हमें बचाती है, हमें एक नई जिंदगी देती है। तो ह्यूमंस के केस में एंटीबायोटिक जो है वो अगेंस्ट लाइफ नहीं है। सो वेयर एज इन रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमंस के बारे में अगर हम बात करें तो वो प्रो लाइफ है, नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंस है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय। क्यों प्रो लाइफ है, क्यों अगेंस्ट नहीं है ह्यूमंस के केस में? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, और हमें एक नई जिंदगी देती है, इसलिए ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में इट इज प्रो लाइफ। बट जो ग्रीक वर्ड है एंटीबायोटिक उसका मतलब है अगेंस्ट लाइफ, इट इज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये दो बातें आपको समझनी पड़ेगी और कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, अब यू आर फैमिलियर विथ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एक लाइन रह गई ऊपर। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ठीक है, एंटीबायोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में यूज किए जाते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम इसकी डिस्कवरी में समझेंगे, जिसकी डिस्कवरी फ्लेमिंग ने करी थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी फ्लेमिंग ने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और ये डिस्कवरी गलती से हुई थी। वो काम तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे कर रहा था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे कर रहा था। अब ये कैसे, इसे हमने बहुत अच्छी तरह से ई सरल ऐप में आपको एक्सप्लेन करा है। एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो बच्चों एंटीबायोटिक कुछ इस प्रकार से हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो ये तो प्रो लाइफ के बारे में हो गया। अब मैं आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की स्टोरी समझाती हूं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहा था।
जो कि एक हैजर्डस बैक्टीरिया डिसीज फैलाता है, तो उसके ऊपर पढ़ाई करते करते उन्होंने पेट्री डिश को साफ नहीं करा। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कॉलोनी में हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं पेट्री डिश पे उनकी प्रॉपर स्टडी करने के लिए, तो वो बिना साफ करे वैकेशन पे चला जाता है। तो बच्चों, पेनिसिलिन जो है वो एक प्रकार की चांस डिस्कवरी थी, गलती से हुई थी, क्योंकि पेनिसिलिन जो हम पढ़ने वाले वो हमें एक फंगस से ऑब्टेन होता है, और जो साइंटिस्ट थे वो किस पे स्टडी कर रहे थे, वो तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे देखिए वो किस प्रकार स्टडी कर रहे थे, और फिर ये पेट्री डिश वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं जो कि गोल गोल दिख रहे हैं आपको। अब ये जो पेट्री डिश ऐसे ही अनक्लीन बिना साफ करे फ्लेमिंग सर इसे छोड़कर चले गए। देखिए इस प्रकार से माइक्रोस्कोप में कुछ अपीयरेंस दिखता है स्टेफाइलोकोकस का। अब देखिए वो चले गए, ठीक है, वैकेशन पे चले गए। फिर वैकेशन से वो आते हैं तो अपने लैबोरेटरी में देखते हैं कि कुछ मोल्ड उगाए हैं, ये कुछ इस प्रकार के मोल्ड उगाए हैं, और जहां जहां पे ये मोल्ड ग्रो करा है वहां से ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया गायब है। मतलब इस फंजाई ने कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया होगा जिस कारण से ये बैक्टीरिया मर गए। तो फंगस था पेनिसिलियम नोटाटम जिसने प्रोड्यूस करा पेनिसिलिन नाम का टॉक्सिन, जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन इसका उपयोग ह्यूमंस में भी किया जा सकता है, ये हमें अदर टू साइंटिस्ट फ्लोरे और चेन ने बताया। और फाइनली स्टूडेंट्स, फ्लोरे, चेन और फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो चलिए एनसीईआरटी की थ्योरी आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन है जिन्होंने ह्यूमंस के अंदर इसका यूज समझाया हमें। फिर तीनों को फाइनली नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और पेनिसिलिन जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया गया था बाय डेडली डिसीज, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन द थ्योरी पार्ट। तो चलो बच्चों, विजुअलाइज की दुनिया से आते हैं वापस से हमारी एनसीईआरटी पे और थ्योरी कवर करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी, लेकिन ये डिस्कवरी एक चांस डिस्कवरी थी। You are familiar with commonly used antibiotic penicillin, which was first discovered. Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered? Yes, now we came to know. ये एक चांस डिस्कवरी थी, मतलब ना चाहते हुए हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे। वो छुट्टियों पे चले गए, कल्चर को बिना वॉश करे, तो वो आके देखते हैं कि मोल्ड ग्रो कर चुका है अनवॉश्ड कल्चर पे, प्लेट अराउंड विच स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो। He would out that was due to the chemical produced by the mold. मतलब इस फंजाई ने कुछ केमिकल प्रोड्यूस करा है और उस टॉक्सिक केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम, तो पेनिसिलियम नोटाटम से पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ। However, its full potential कि वो एंटीबायोटिक की तरह ह्यूमंस पे भी असर कर सकता है, इसके बारे में हमें चेन और फ्लोरे ने बताया। ये एंटीबायोटिक एक्सटेंसिवली यूज किया गया अमेरिकन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ठीक करने के लिए। चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसे आप कैसे याद रखेंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक दी थी हमें, दैट इज पेनिसिलिन। तो फ्लेमिंग को फ्लावर की चेन से सम्मानित किया गया। इससे आप तीनों साइंटिस्ट के नाम याद कर सकते हैं, फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन। 1945 में इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सो स्टूडेंट्स, पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक आए, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और भी बहुत सारे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितने एंटीबायोटिक्स के नाम आपको पता है। Can you name some other antibiotics and find out the source?
एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड योर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज, कुछ डेडली डिसीज भी आप ट्रीट कर सके इससे, जैसे प्लाक, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहा जाता है, डिप्थेरिया जिसे हिंदी में गाल घोटू कहा जाता है, लेप्रोसी जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है, जिसने ना जाने ऐसी डेडली बीमारियों ने ना जाने कितने जाने ली। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट माइक्रोब्स के यूज पे, दैट इज माइक्रोब्स for chemical enzymes and other bioactive molecules. Chemical enzymes and other bioactive molecules. तो बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स, केमिकल्स बनाने में भी माइक्रोब्स यूज किए गए। देखते हैं कैसे। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। तो बच्चों हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स डिस्कस करेंगे, फिर अल्कोहल और एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। अब पहला एग्जांपल है एसिड में। एस्परगिलस निगर नाम के फंगस से, एस्परगिलस निगर नाम के फंगस से हमें सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है, हमें सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स में। तो हमें एस्परगिलस निगर फंगस से सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर हमें एसिडोबैक्टर एसिटाई से, एसिडोबैक्टर एसिटाई का तो सरनेम ही एसिटाई है जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे हमें एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा, ठीक है, इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, एसिटिक एसिड। तो एसिडोबैक्टर एसिटाई, बैक्टीरिया से एसिटिक एसिड। एस्परगिलस निगर से जो कि एक फंगस है, ये भी पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा फंगस है, ठीक है। तो एस्परगिलस निगर एक फंगस है जिससे आपको क्या मिला, सिट्रिक एसिड। वैसे ही बच्चों नेक्स्ट है एसिडोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे हमें एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम थर्ड जो कि एक बैक्टीरियम है, इससे हमें मिलेगा ब्यूटारिक एसिड। सिमिलरली लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे हमें मिलेगा लैक्टिक एसिड, जो कि हमने कर्ड बनाते वक्त भी पढ़ा था। तो क्या क्या हो गए, एस्परगिलस निगर जो कि सिट्रिक एसिड के लिए एसिडोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड के लिए क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिकम जो है ब्यूटारिक एसिड के लिए, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के लिए, ठीक है ना। चलो अब इसी को टैबुलर फॉर्म में याद करते हैं। सबसे पहले है एस्परगिलस निगर जो कि एक फंगस है, याद रखना, याद ही होगा वैसे तो तुमको। एस्परगिलस निगर जो कि एक फंगस होता है, इससे हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। तो इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें कहीं भी हिंट नहीं है कि इससे सिट्रिक एसिड मिलता है, तो इसको तुम एसी से याद रख लेना, एस्परगिलस निगर से हमें सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो इसको तो हम एसी से याद रख लेंगे, एस्परगिलस निगर से सिट्रिक एसिड मिलता है। फिर एसिडोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरियम है, इसके पीछे ही एसिटाई आ रहा है, मतलब इससे एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना। फिर वैसे ही अगला बैक्टीरिया है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से हमें क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से भी मिल सकता है, लेकिन इसमें आएगा लैक्टो वर्ड आएगा, तो इतना कोई दिक्कत नहीं इसको याद करने में, तो उससे लैक्टिक एसिड मिलता है। वैसे ही क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाई के आगे रिक लगा दो तो ब्यूटारिक एसिड बन जाएगा। तो इनके तो अंदर ही ऑर्गेनिज्म के नेम में ही हिंट दे रखी कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड इनसे मिलेगा। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है ना। अभी ये क्या थे, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए अपने, ऑर्गेनिक एसिड से याद हो गए ना चारों, ये 4 ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। अब आते हैं एक एक करके, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के मार्क्स अपनी पॉकेट में करने वाले हैं अपन। अब नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे बच्चों एंजाइम्स के बारे में। यीस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी अभी पढ़ा। फर्मेंटेशन के द्वारा कौन सा अल्कोहल मिलता है, इससे अपने को इथेनॉल नाम का। माइक्रोब्स जो है वो एंजाइम्स बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे लाइपेजेस एंजाइम, कुछ हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। लाइपेजेस एंजाइम पहला है, उससे पहले हमने अल्कोहल में इथेनॉल देख लिया, ठीक है। तो यीस्ट से अपने को मिला इथेनॉल, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ में सेकेंड पॉइंट है कि लाइपेसेस नाम का एंजाइम
डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है। देखो तेल वेल के दाग ज्यादा लगते हैं कपड़ों में, तो डिटर्जेंट्स के अंदर लाइपेजेस नाम का एंजाइम यूज किया जाता है, जो कि फैट्स और ऑयल के दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, जिससे आपके कपड़ों में से तेल और ऑयल के दाग निकल जाएं आसानी से। तो लाइपेजेस डिटर्जेंट में यूज किया जाता है एंड इट इज हेल्पफुल फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। यू मस्ट हैव नोटिस दैट, अब नेक्स्ट आ रहे हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट उस पे, दैट जो हम मार्केट से जूस लाते हैं वो बड़ा साफ साफ दिखता है, और जो मम्मी निकाल के देती है वो थोड़ा अनक्लियर दिखता है, उसमें फाइबर्स वगैरह आपको तैरते हुए दिखते हैं, और जो बाजार से लाते हैं उसको बढ़िया कांच के ग्लास में डालो एकदम साफ दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ एंजाइम रिड्यूस करने वाले बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। वो एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज और प्रोटीएज, जो कि पैक्टिन और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनका यूज कहां पर है? फ्रूट जूसेस में, रियल, ट्रॉपिकाना के फ्रूट जूसेस में इन बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जिससे इनके ड्रिंक्स काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम पे आ गए हैं, जिसपे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा संभावना है। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यार इसमें। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से इसे मॉडिफाई किया जाता है और एक क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है ब्लड वेसल में से क्लॉट रिमूव करने के लिए, ऐसे पेशेंट्स में जो उन्हें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, लेकिन बहुत ईजी है। चलो मेरे साथ बोलो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोक सब में क आएगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, क ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क आया, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम क आया काइनेज में। अब फंक्शन में भी क आएगा, क्लॉट ब्रेकिंग का काम करेगा। तो जिनकी ब्लड में थक्के जमते हैं, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो उन ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए ये वाला बैक्टीरिया यूज किया जाएगा, जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे पेशेंट्स में यूज किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब आते हैं बच्चे लोग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था बहुत। ये डबल स्टार है, इस पे तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पे तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट का 4-5 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplanting patient is produced by the fungus Trichoderma polysporum। ठीक है, अब ये फर्स्ट साइक्लोस्पोरिन ए हमने पढ़ा, अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, देखो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का फंगस है, वो देता है हमें कौन सा बायोएक्टिव एजेंट, उससे हमें प्राप्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए नाम का बायोएक्टिव एजेंट। उसका फंक्शन है टू डिक्रीज इम्यूनिटी, हमारी घटाता है, तो इम्यूनोसप्रेसिव है। और इम्यूनिटी हमेशा तो हमें बढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन घटाने की कब जरूरत होती है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। अब रुको, इसे भी याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूं। माई ट्राईसाइकिल फॉर इम्यूनिटी, जो 3 पहिए की साइकिल होती है, उससे याद रखना है माई ट्राईसाइकिल फॉर इम्यूनिटी। ट्राईसाइकिल में जो ट्राई आ रहा है दैट इज ट्राइकोडर्मा फंगस, साइकिल दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए नाम का बायोएक्टिव एजेंट ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है, इम्यूनिटी से रिलेटेड इसका कोई फंक्शन है, दैट इज इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त यूज किया जाता है, जिससे इम्यूनिटी घट जाए और किसी दूसरे का ऑर्गन पर्टिकुलर पेशेंट एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टैटिन। स्टैटिन नाम का बायोएक्टिव एजेंट, जो कि एक यीस्ट मोनस्कस परप्यूरन से प्रोड्यूस होता है। यीस्ट मोनस्कस परप्यूरियस have been commercialized as blood cholesterol lowering agent। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करने वाले एजेंट में से यूज किया जाता है। It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। Very important। ठीक है, ये पैराग्राफ है यार बहुत इंपॉर्टेंट।
क्या करूं मैं भी, है ना। चलो अब याद कराती हूं इसको, ठीक है। यीस्ट है, यीस्ट का नाम क्या है, मोनस्कस परप्यूरिन, ठीक है। इस यीस्ट से हमें बायोएक्टिव एजेंट मिलता है स्टैटिन। काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करना ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इस यूज किस एक्शन किस प्रकार से करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। मतलब स्टैटिन का स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम के सामान्य रहा होगा, तभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है ना। तो हो गया। अब एक बार और रिवाइज कराती हूं टेबल के फॉर्म में। थोड़ा थोड़ा देखो, मैं चाहती तो वन शॉट भी इस चैप्टर को खत्म कर सकती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तुमको डोज दिया जाए। आज इतने बैक्टीरियाज तो याद करो, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स याद करो, फिर बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल याद करते, क्योंकि अपने को तो 4 to 5 क्वेश्चंस के मार्क्स अपनी पॉकेट में लाने ही लाने कैसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल्स के माध्यम से भी इसको एक बार और रिवाइज करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया बच्चों कि किस प्रकार एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो बी और सी एंजाइम के लिए है और ये बायोएक्टिव एजेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम आया था टॉपिक, तो उसमें हमने देखा था कि लाइपेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है और ऑयल स्टेन रिमूव के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बैक्टीरिया याद रखना तुमको इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बैक्टीरिया नहीं दिया गया, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका नाम आप एक बार बस पढ़ लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस, जिससे हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है एंजाइम, जो कि क्लॉट रिमूव करता है ब्लड वेसल में से, ठीक है। तो सब में क आ रहा है, क से याद कराया था, तो ये कैसे याद रखना है तुमको, क से, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट ब्रेकिंग इन ब्लड, और ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बायोएक्टिव एजेंट्स पे आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा के बारे में पहले पढ़ा था, जिसको हमने ट्राइसाइकिल फॉर इम्यूनिटी से याद रखा था, ट्राइसाइकिल फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। तो ट्राई से ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है, इससे साइक्लोस्पोरिन ए नाम का बायोएक्टिव एजेंट मिलता है, और जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त इसे यूज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मोनस्कस परप्यूरेंस, जो कि परप्यूरियस, जो कि एक यीस्ट है, ठीक है, ये एक यीस्ट है। इससे हमें मिलता है स्टैटिन नाम का प्रोडक्ट या बायोएक्टिव एजेंट, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटाता है। और कैसे घटाता है ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, कि जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों, होप आपने मेरे साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पार्ट 1 एंजॉय करा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।